एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर पूनम। आज हम लोग बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? अगर हमारी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए जानते हैं एनीमिया क्या है। एनीमिया आ रहा है हमारी बॉडी में ब्लड को कम हो जाने को ही एनीमिया कहते हैं। हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल कम हो जाए उसे ही एनीमिया कहते हैं। अगर किसी को एनीमिया है तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। वो व्यक्ति जिनको भी एनीमिया है वो बहुत जल्दी अपने को थका हुआ महसूस करेगा, कमज़ोरी लगेगी उसको, आँख के आगे अंधेरा छा सकता है, सीने में दर्द हो सकता है या भारीपन लग सकता है, उसकी दिल की धड़कन इरेगुलर उसको महसूस हो सकती है या लगेगा कि हमारी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। उसकी स्किन देखने में हल्की पीली लग सकती है। आँखों के नीचे जो ये होता है डार्क सर्कल बन सकते हैं। किसी के मुंह में, जीभ में छाले देखने को मिल सकते हैं। ये सब हमें लक्षण एनीमिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं। किन को ज़्यादा खतरा रहता है, किन लोगों को जैसे एनीमिया की वजह से ज़्यादा खतरा है, आइए बात करते हैं। देखिए, स्त्रियां हैं जिनमें प्रेगनेंसी हो, उनमें भी आज देखने को मिलता है 50-60% वुमेन्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिक होती हैं। 5 वर्ष तक के बच्चे 50% एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। 65 एज जो हो जाती है उनमें भी एनीमिया देखने को मिलता है। जिनके आज बीमारी हो, जैसे कि या पेट की कोई दिक्कत हो, अल्सर हो या आंत का या पेट का, तब भी एनीमिया होता है। कोई जो पर्सन हीमोलाइटिस ड्रग्स लेते हैं, जो खून को पतला करने वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि एनीमिया के टाइप्स के बारे में। कितने प्रकार की एनीमिया तो बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन कुछ के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि हमारे मोस्ट कॉमन एनीमिया होती है जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। और कुछ विटामिन की वजह से भी कमी की वजह से भी एनीमिया होती है। एक आप लोग जानते भी होंगे प्लास्टिक एनीमिया, यानी हमारे बोन मैरो में की दिक्कत हो जाती है। ये एक तरह का कैंसर है जो हमारे बोन मैरो में हो जाता है। और आरबीसी का जो हमारा रेड ब्लड सेल है उनका निर्माण बोन मैरो में ही होता है। अगर बोन मैरो में ही डिजीज हो जाता है, आरबीसी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज है, इसमें भी आरबीसी नहीं बनती है, इस वजह से भी हमको एनीमिया हो जाता है। चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमें पता करना हो कि हमारे बॉडी में किस तरह की एनीमिया है, उसके लिए क्या टेस्ट कराते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है सीबीसी करके, उसे हम करा के जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में किस तरह की एनीमिया है। और चलिए रोकथाम और उसके उपचार क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनीमिया है हमको, तो हमें अपने खाने में आयरन की चीज़ों को बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो है बहुत ही कॉमन एनीमिया है और पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। तो ये आयरन रिच फूड क्या क्या होता है ये बताते हैं हम आपको। जैसे डार्क हरे कलर की जो सब्जियां होती हैं, जैसे पालक, पुदीना, धनिया पत्ता, इसमें आयरन का अच्छा मात्रा में सोर्स होता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो, रेड मीट ले सकते हैं, लीवर जो होता है उस पार्ट को ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है। और विटामिन की डिफिशियंसी है तो आयरन के साथ हमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को भी शामिल करना चाहिए। और तीसरी चीज़ हमारी होती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर जो कोई वोमेंस है या गर्ल्स हैं उनमें पीरियड की वजह से या फिर प्रेगनेंसी की वजह से वो बहुत ही एनीमिक है, उस कंडीशन में हमें आयरन की गोलियाँ फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के साथ देनी चाहिए और 100 डे तक लगातार देना चाहिए। और उसके साथ में हमें विटामिन C ज़रूर देना चाहिए। विटामिन C की वजह से जो हमारा आयरन है वो तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है या ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से हमें विटामिन C ज़रूर अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जल्दी गर्भधारण से बचना चाहिए। अब भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आयरन की टैबलेट आप ले रही हैं तो खाने के 4 घंटे या 3 घंटे बाद लें, या फिर खाने से 1-8 घंटे पहले ले सकती हैं। कभी कभी आयरन लेने की वजह से किसी को दिक्कत होती है तो उनको गैस वैस की दवाइयाँ चलती हैं, जैसे पेंटेप्राजोल, ओमेप्राजोल या फिर पैन 40, इसोमेप्राजोल, इस तरह की जो दवाइयाँ गैस की दवा अगर आप लेते हैं तो उसके साथ भी तुरंत आयरन की गोली ना लें, जिस साथ में लेने से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जब भी ये गोली आप खाएं, या तो उसके खाने से 1 घंटा पहले आयरन की गोली लें या फिर उसके खाने के 2-3 घंटे बाद ही लें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। और खाने में एक चीज़ और शामिल कर सकते हैं आप, जैसे कि आप
लोहे की कढ़ाई अपने घर में यूज करें तो उससे भी हमें आयरन का लेवल अच्छा बना रहेगा। और खाने में जैसे फ्रूट्स में आप ले सकते हैं, जैसे अंजीर हुआ, छुहाड़ा हुआ, मुनक्का हुआ, अनार हुआ आपका, और ये एक चीज़ और ही होती है बीन्स वगैरह, ये भी प्रोटीन भी होता है उनमें और आयरन भी होता है। तो आप ये सब चीज़ें खाने में लेके अपने आयरन को मेंटेन कर सकते हैं। अब बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वुमेंस को अपने आयरन लेवल पे ज़रूर, और जो हमारी RBC लेवल हैं उन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपने सुना भी होगा कि पोस्ट डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी वुमेंस को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। ये हमारे एनीमिक कंडीशन के कारण ही होता है। कभी कभी PPH कहते हैं उसको, पोस्टपार्टम हीमरेज हो या हीमरेज होता है। कभी कभी वुमेंस में देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये इस वजह से होता है कि हमारे बॉडी में जब RBC की लेवल बहुत कम रहती है, उस वजह से वुमेंस बहुत थकी थकी रहती हैं और मसल्स जो हमारी होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो जो हमारा यूट्रस होता है वो भी एक मस्कुलर आर्गन होता है, वो लास्ट में कंट्रैक्ट यानी सिकुड़ नहीं पाता अच्छे से बेबी डिलीवरी के बाद, जिस वजह से ब्लड जो है वो फ्लो में बहने लगता है। तो प्लीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने अपने RBC को मेंटेन रखें। और बच्चों में विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो 5 साल तक के बच्चों में प्लीज़ ध्यान दें कि उनके विकास डेवलपमेंट में भी हमारे खून का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।